गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 14 स्टार्ट करेंगे। दैट इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8 साइंस सिलेबस दैट वी आर डूइंग नाउ। फ्रिक्शन इज़ थोड़ा बहुत आपने पिछले चैप्टर में, दैट इज़ जहाँ पे आपने फोर्स के बारे में पढ़ा था, तो थोड़ा बहुत फ्रिक्शन उसमें भी यूज़ होता है एंड इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ फ्रिक्शन फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ पे स्विमिंग का अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो ये पानी में ह्यूमन स्विम करते हैं। आपने देखा होगा हाथों और पैरों से ताकत लगा के पानी को पीछे किया जाता है, जिसकी वजह से जो स्विमर होता है ये पर्सन आगे बढ़ पाता है। नाउ इसमें क्या हो, फोर्स हमें आगे बढ़ने से रोक रही होती है और उसके अगेंस्ट इस तरफ जाने के लिए, हमें आगे जाने के लिए एक फोर्स इस तरफ से लग रहा होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है और उसको फाइट करके एक स्विमर आगे बढ़ता है। सिमिलरली इफ वी टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फुटबॉल, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है, जो वेट में यूज होता है फुटबॉल के, वो इस डायरेक्शन में होता है। नाउ उसके अलावा अगर बॉल आगे मूव होनी है, वो तब मूव कर पाती है जब एक ऑपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। अब हम एग्जाम्पल लेंगे एक वुडन ब्लॉक एंड एक स्प्रिंग बैलेंस का। नाउ फॉर दिस पर्पस वी विल वॉच अ वीडियो। इस केस में हमें एक वुडन ब्लॉक यूज करेंगे एंड एक स्प्रिंग बैलेंस। स्प्रिंग बैलेंस यूजुअली हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली ऐसे उठाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ये जो गेज जैसा होता है, इसमें एक स्प्रिंग होता है और वो यूनिट्स दिखाता है वेट की। तो अगर आप इससे कोई चीज लिफ्ट करोगे उसका वेट पता चलता है। लेकिन वेट क्या होता है? इट इज अ फोर्स एक्सर्टेड ऑन एनी ऑब्जेक्ट बाय अर्थ। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही चीजों का, ऑब्जेक्ट्स का वेट होता है। तो इट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली। तो हम वो मेजर करेंगे यूजिंग अ स्प्रिंग बैलेंस। इधर हम यूज करेंगे, हम पहचानने की कोशिश करेंगे कि अगर इसको ऐसे अटैच किया है और उसको पुल करते हैं, इस वुडन ब्लॉक को मूव करने के लिए हमें कितना फोर्स लगेगा, क्योंकि वेट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ फोर्स ओनली, फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ। नाउ पहले जब पकड़ते हैं तो इतना इजीली ये वुडन ब्लॉक नहीं मूव करेगा अपनी ओरिजिनल पोजीशन से। देयर इज अनदर स्टेज जब ये थोड़ा सा, आप यहाँ देखोगे कि थोड़ा सा फ्रॉम जीरो इट मूव्स अप सम लेवल्स, और उसके बाद ये ऐसे आगे की तरफ स्लाइड होने लग जाता है, मूव होने लग जाता है। So what is friction? An equal and opposite force is applied on the surface of the table. This force which resists motion is called the force of friction. मतलब जब इसको इस साइड पुल करना है, एक फोर्स होता है जो दूसरी डायरेक्शन में इसको रोक रहा होता है, which is equal and opposite. मतलब opposite डायरेक्शन में होता है और मैग्नीट्यूड में वो सेम होता है। That is called as force of frictional. The opposing force comes into play when two surfaces in contact. Two surfaces क्या है? नीचे की टेबल और ऊपर का वुडन ब्लॉक। When they come in contact and move relative to one another. मतलब एक दूसरा से रिलेटिव होके वो मूव होने लगे। यहाँ पे मूव किया है एक वुडन ब्लॉक अगेंस्ट अ टेबल। नेक्स्ट पार्ट इज हाउ इज फ्रिक्शन कॉज। जो फ्रिक्शन होता है, ये ऑपोजिट फोर्स, कोई भी चीज के ऑपोजिट फोर्स जो यूज होता है, इक्वल एंड ऑपोजिट, वो आता कहाँ से है? जब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वुडन ब्लॉक है और नीचे टेबल है, तो हमें दोनों स्मूथ सर्फेसेस लगता है, ऐसा उबड़ खाबड़ नहीं है, या दीज आर बोथ, ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये स्मूथ दिखने में लगती हैं। लेकिन अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें तो वो कुछ ऐसा होगा, वहां पे ऐसे उबड़ खाबड़ दिखता है। दीज आर कॉल्ड एज इरेगुलरिटीज। क्योंकि ये इरेगुलरिटीज होती हैं, इन इरेगुलरिटीज की वजह से फ्रिक्शन कॉज होता है एंड यही आपस में रगड़ खाती हैं एंड फ्रिक्शन होता है इसकी वजह से, बिकॉज ऑफ द फोर्स दैट इज अप्लाइड फॉर इट टू मूव अहेड। जितनी ज्यादा चीजें रफ होंगी उतना ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाने की जरूरत पड़ती है।
इसका मतलब है अगर ये दोनों सरफेसेस स्मूथ होंगी तो फ्रिक्शन कम होगा एंड जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा इजीली मूव होगा. दिस वील स्टडी इन डिटेल लेटर इन द चैप्टर. नाउ एक्टिविटी 4.1 में मैंने जो आपको वीडियो दिखाया था जिसमें ऐसे हमने एक वुडन ब्लॉक को स्प्रिंग बैलेंस से अपने एक तरफ को खींचा था, दैट इज एक्टिविटी 4.1. एंड इसके हमने 3 स्टेजेस देखे थे. जो फर्स्ट स्टेज था, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डजंट अलाउ टू बॉडी टू स्लाइड अपॉन ईच अदर. स्लाइड मतलब ये ऐसे घिस के आगे मूव हो. तो पहले जब तक हमने ज़्यादा फोर्स नहीं लगाया था तब तक ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पाया था. क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि एक ऑपोजिंग फोर्स था जो इसको मूव होने से रोक रहा था. फिर उसके बाद जब हमने थोड़ा ज़्यादा फोर्स लगाया तब जाके ये ब्लॉक मूव हुआ, जब हमने देखा कि यहाँ पे नंबर बढ़ने लगा था. तो जो ये वाली स्टेज होती है जहाँ जस्ट ये मूवमेंट, स्लाइड होने वाला मूवमेंट स्टार्ट ही हो रहा होता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन. तो बॉडी जस्ट स्टार्ट्स टू स्लाइड अपॉन द अदर बॉडी. दिस इज द फर्स्ट बॉडी, द टेबल इज द सेकेंड बॉडी. इसमें सबसे ज्यादा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है क्योंकि पुल करने के लिए भी सबसे ज्यादा फोर्स इसी स्टेज में लगता है. क्यों? क्योंकि नेक्स्ट स्टेज तक ये फोर्स ऑलरेडी उसको पुश करके आगे मूव कर देता है. तो द थर्ड स्टेज इज डायनामिक फ्रिक्शन या फिर इसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी बोलते हैं. इसमें जो बॉडी है वो स्लाइड वाले मूवमेंट में आ जाती है. नाउ इन दिस एक्टिविटी हमने 3 स्टेजेस एक ही एग्जाम्पल से लिए हैं. फर्स्ट वन वाज स्टैटिक, जब ये मूव नहीं कर पा रहा है, दैट वाज स्टैटिक फ्रिक्शन. यहाँ पे मूवमेंट नहीं होने देता स्टैटिक फ्रिक्शन. सेकेंड वाला वो होता है जब जस्ट स्लाइडिंग शुरू होती है, आगे ज्यादा बढ़ा नहीं होता है ऑब्जेक्ट. एंड थर्ड स्टेज वाज डायनामिक फ्रिक्शन, जहाँ पे ये स्लाइड होने लग गई थी. तो दिस वॉज एन एग्जाम्पल जहाँ पे हमने तीनों साथ में लिए. इट कैन बी सेपरेट ऑल्सो. लाइक इस केस में इफ वी ट्राई टू मूव समथिंग वेरी वेरी हैवी और वो मूव नहीं करे एट ऑल, दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज स्टैटिक फ्रिक्शन. फॉर एग्जाम्पल अगर ये सोफा को धक्का देने की कोशिश करे कोई बच्चा और उससे मूव नहीं हो रहा है, वो क्यों नहीं मूव कर पा रहा है? क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन की वजह से वो फोर्स इतना ज्यादा नहीं है कि वो फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा हो और वो मूव होने लग जाए. ऑब्जेक्ट मूव कब करता है? जब फ्रिक्शनल फोर्स से ज्यादा फोर्स हम ऑपोजिट डायरेक्शन में लगा देते हैं. नाउ नेक्स्ट वन इज लिमिटिंग फ्रिक्शन. लिमिटिंग फ्रिक्शन में लाइक यू कैन सी यहाँ पे मार्क्स दिख रहे हैं ऑफ मूवमेंट, मतलब पहले ये थोड़ा सा आगे था, इसको धक्का देके और आगे हल्का सा ये स्लाइड होना जस्ट शुरू ही हुआ है. एंड थर्ड एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि ऐसे स्नो ग्लाइडिंग जो होती है ये कंटिन्यूसली होती है एंड यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लग जाती है. यहाँ पे जो ग्राउंड है उसके ऊपर स्नो है जिसके ऊपर ये ऑब्जेक्ट ऐसे फिसलता हुआ निकल जाता है. तो दैट स्टेज इज द डायनामिक फ्रिक्शन और द स्लाइडिंग फ्रिक्शन. Now next part of the chapter is why is dynamic friction slightly less than the limiting friction. लिमिटिंग फ्रिक्शन कौन सा होता है? जब जस्ट ऑब्जेक्ट मूव होना शुरू होता है और डायनामिक ऑलरेडी जब स्लाइड होना शुरू हो जाए. तो मैंने आपको पहले बताया था कि सबसे ज्यादा फोर्स जो मेजर होगा वो तब मेजर होता है जब ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट ही होता है. सो लेट्स रीड एंड वील कम टू नो. More force is required to unlock the irregularities between the surface of two stationary bodies. मतलब कि ज्यादा फोर्स जरूरत होती है जिसमें कि ये जो इरेगुलरिटीज है, मैंने आपको बताया था कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो सरफेस है ये स्मूथ नहीं होती है, ये ऐसे उबड़ खाबड़ होता है. मतलब यहाँ इरेगुलरिटीज होती हैं. जब ये दोनों आपस में स्टेशनरी होती है, मतलब मूव नहीं किया होता है, तो फिर ज्यादा फोर्स लगता है, ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है इसको मूव करने के लिए, एज कंपेयर टू कि वो मूवमेंट को हम कंटिन्यूड रखें. तो थर्ड स्टेज जो होती है दैट इज डायनामिक फ्रिक्शन, उसमें ये मूवमेंट कंटिन्यूड रहती है एंड जो इंटरलॉकिंग इरेगुलरिटीज होती हैं वो इजीली मूव कर सकती हैं आगे. देयरफॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली मोर देन डायनामिक फ्रिक्शन.
अब हम एक ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हमने फ्रिक्शनल फोर्स, जो कि हमारे पुश के अप्लाइड फोर्स के ऑपोजिट फोर्स जाता है। इफ़ यू वांट टू मूव द वुडन बॉक्स से, यहाँ पे वुडन बॉक्स है, उसको इस तरफ मूव करना है, तो फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अभी हम फ्रिक्शनल फोर्स, क्योंकि वो इक्वल एंड ऑपोजिट होता है, तो हमारे अप्लाइड फोर्स की इक्वल एंड ऑपोजिट होगा। अगर वो मेजर करते हैं, लेट्स से वुडन बॉक्स इज हियर और उसको यहाँ लाना है, तो इधर वो स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब एक ही पोजीशन पे है, मतलब 0 पे है, दैट इज ओवर हियर। अगर हमने उसको मूव किया धीरे 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 धीरे, एंड जो फोर्स है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। एक स्टेज आती है जब वो ऑब्जेक्ट मूव होने लग जाता है और फोर्स फिर धीरे से कम हो जाता है, एंड फिर वो एक कांस्टेंट लेवल पे ही रहता है। तो ये वाला स्टेज जहाँ पे हमने वुडन बॉक्स स्टेशनरी पोजीशन से फोर्स देके आगे लाया थोड़ा सा, और वो लिमिटिंग फ्रिक्शन वाला स्टेज था, वहाँ सबसे ज़्यादा हमने इंक्रीज ऑफ फोर्स देखा। फिर यहाँ पे एक लेवल वो रीच किया जहाँ सबसे ज़्यादा फोर्स यूज हुआ, एंड धीरे से उसके बाद फोर्स फिर कम हो गया और उतना ही रहा, स्टेबल रहा, वो और बढ़ा या कम नहीं हुआ। तो दिस इज द ग्राफ विच इज यूज टू शो कि कैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चेंज होता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। Now next part of our chapter is laws of limiting friction। अब इसमें हम 4 laws, 4 rules जो होते हैं वो पढ़ेंगे। The first one is limiting friction always opposes the motion of a body and acts in the direction opposite to the direction of applied force। मतलब अगर हमने for example ये wooden block है एंड हम उसको इस तरफ मूव करना चाह रहे हैं, दिस इज द डायरेक्शन जहाँ पे हम उसको मूव करना चाह रहे हैं, तो हम फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएंगे और वो इसी डायरेक्शन में मूव करेगा। लेकिन जो इसका फ्रिक्शनल फोर्स होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स होगा, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा लगता है, जिसकी वजह से हमें उसके अगेंस्ट जाने के लिए और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। सो दैट इज द फर्स्ट लॉ। Next law is second law. Limiting friction depends on the nature of surfaces in contact with each other। यहाँ पे हम हमेशा 2 ऑब्जेक्ट्स की बात ले रहे हैं जो जिनकी सरफेस कहीं ना कहीं एक दूसरे से टच होती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने स्नो का लिया है और ग्रासलैंड्स का लिया है। जब स्नो में आप ऐसे ग्लाइड करने लग जाते हो तो इट इज स्मूदर, ज्यादा स्मूथ सरफेस होती है। इन दोनों के बीच में अगर हम माइक्रोस्कोपिक कंपेयर करें फ्रॉम ग्रास एरियाज, तो इतनी ज्यादा इरेगुलरिटीज नहीं होंगी, जिसकी वजह से वो कम फ्रिक्शन होगा, कम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और इजीली आगे मूव कर सकते हैं। वेराज अगर ग्रास होती है तब इतना इजीली मूव नहीं कर पाते हैं, बिकॉज उनके बीच की जो सर्फेसेस हैं या बिटवीन द शू एंड ग्रास, यहाँ बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज हैं, दैट इज फ्रिक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली कई बार आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल बनाना पील में लोग ट्रिप हो जाते हैं, या जमीन अगर गीली होती है तो लोग ट्रिप होके ऐसे गिर जाते हैं, मतलब लुढ़क जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे जो 2 सर्फेसेस कांटेक्ट में आ रहे हैं, शू एंड अ वेट फ्लोर या शू एंड अ पील ऑफ बनाना, इसके बीच में जो 2 सर्फेसेस का नेचर है वो अलग टाइप का है एज कम्पेयर टू ग्रास। ये बहुत स्मूथ सर्फेस हो जाती है, इसमें इरेगुलरिटीज बहुत कम होती है, जिसकी वजह से लोग फिसल जाते हैं। सिमिलर थिंग हैपन्स व्हेन स्नो में ऐसे स्लाइड थ्रू करते हैं। इरेगुलरिटीज बहुत कम है क्योंकि यहाँ नेचर ऑफ सरफेस ऐसा है कि इरेगुलरिटीज कम है और फ्रिक्शन बहुत कम होता है, जिसकी वजह से तेजी से ये स्लाइड थ्रू हो जाता है। नेक्स्ट लॉ इज लिमिटेड फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ वेट ऑफ द बॉडी एंड वाइस वर्सा। मतलब कि जो लिमिटेड फ्रिक्शन होता है वो अगर वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट बढ़ जाता है तो वो फ्रिक्शन भी बढ़ जाएगा, और वेट कम होते जाएगा तो फ्रिक्शन भी कम होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमें एक ब्लॉक में जो यहाँ पे मेजरमेंट आएगी फोर्स की, वो सेकेंड 2 ब्लॉक्स लगाने में सेकेंड जो हमारे यहाँ एग्जाम्पल है उसमें बढ़ जाएगा, और थर्ड केस में और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। सिमिलरली जब हम इससे इस स्टेज में जाएंगे ब्लॉक्स हटा के, तो फोर्स कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि जितना वेट ज्यादा होगा उतना ही हमें फोर्स लगेगा पुल करने में, दैट मीन्स उतना ही ऑपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा इसको रोकते हुए।
अभी हमने पिछले रूल में ये पढ़ा था कि अगर वेट बढ़ता है तो फ्रिक्शनल फोर्स भी बढ़ेगा, बट द नेक्स्ट वन सेज दैट लिमिटिंग friction is independent of area of contact between two surfaces provided the weight of the body and nature of surfaces don't change। मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे अगर एक वुडन ब्लॉक को लिया जिसके लेंथ जिसका ये वाला जो पार्ट है ये और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा, अगर हम इसको किसी भी तरह रखेंगे तो इसका वेट नहीं बदलेगा। एंड सेकेंड थिंग, इसका सरफेस मतलब कि ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये तीनों सरफेसेस सेम होंगे एंड जो नीचे हम यूज कर रहे हैं वो सरफेस भी सेम रहना चाहिए, उसका नेचर सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक इनमें से रफ हो जाए। सो ऑल थ्री सरफेसेस हैव टू बी द सेम। अब यहाँ पे हमने नीचे लेट्स से ए बी सी, तो डी वाला सरफेस नीचे से वुड में कांटेक्ट में आ रहा है, इधर जो पुल करने में प्रेशर लगेगा तो इस तरफ से अगर हम ये वाली साइड जो इस तरफ है अगर इसको टर्न कर देते हैं वो पुल करेंगे तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, एंड इफ वी टर्न इट अगेन तो भी उतना ही फोर्स लगेगा, एज लॉन्ग एज वेट नहीं चेंज हो रहा है और वुडन ब्लॉक एंड टेबल का सरफेस की क्वालिटी नहीं चेंज हो रही है तो फोर्स जो होता है फ्रिक्शनल फोर्स इट विल रिमेन द सेम ओनली, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेस। मतलब उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि हम कितना एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट दे रहे हैं, मतलब कितना एरिया नीचे वाले सरफेसेस के साथ टच में आ रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज लॉन्ग एज वेट सेम रहे एंड ये सरफेसेस सेम रहे। नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर इज रोलिंग फ्रिक्शन। नाउ रोलिंग फ्रिक्शन समझने के लिए पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे। अगर हमें एक वुडन बॉक्स मूव करना है जो कि बहुत भारी है तो इसको बहुत ज़्यादा फोर्स लगा के, यहाँ से फोर्स लगा के अगर हम मूव करेंगे तब जाके ये मूव होगा। लेकिन अ स्मार्टर वे ऑफ मूविंग दिस क्या होगा, अगर हम इसके नीचे रोलर्स या फिर ऐसे पहिए व्हील्स लगा दें। अगर हम व्हील्स लगा देते हैं कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट के ऊपर तो वो इजीली आगे मूव होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई सूटकेस को नॉर्मली उठाते हैं एंड इसके नीचे अगर व्हील्स लगे होते हैं और हम व्हील्स की हेल्प से यहाँ से इसको पुल करते हैं तो हमें बहुत कम फोर्स लगाना पड़ता है। तो ये डिफरेंस क्यों होता है, इट इज बिकॉज ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन, क्योंकि ये रोलिंग फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन से बहुत कम होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जितना फोर्स लगेगा उससे बहुत कम फोर्स यहाँ पे लगेगा एंड फ्रिक्शन भी उतना ही कम हो जाएगा। Definition of rolling friction is the friction experienced by a body when it is made to move over bodies like a roller or a wheel। मतलब कि यहाँ पे दो बॉडीज की बात हुई है, दैट इज दीज रोल्स या रोलर्स या फिर व्हील्स एंड द फ्लोर। इनके बीच में फ्रिक्शन कम रहता है एज कम्पेयर टू अ सिचुएशन जहाँ पे यहाँ नॉर्मली फोर्स लगा के धक्का दे के करेंगे तो इधर से हमें पुश करने में भी ज्यादा फोर्स लगेगा एंड जो फ्रिक्शनल फोर्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन लगता है वो भी ज्यादा लगेगा। इसमें दोनों चीजें कम हो जाएंगी, जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो भी कम होगा और जो हम पुश करके फोर्स लगाएंगे वो भी कम होगा। क्यों कम होगा? बिकॉज इट इज मूविंग ओवर व्हील्स और रोलर्स। अब ये रोलिंग फ्रिक्शन कॉज कैसे होता है इसके हम कुछ स्टेप्स पढ़ेंगे, तो लेट्स गो वन बाय वन। The rollers changes the shape of the surface on which it is rolling temporarily, causing a depression because of its weight। मतलब कि अगर ये हमारा रोलिंग हम जूम करके अब देख रहे हैं जस्ट दी लोअर पार्ट, हम सरफेस देखेंगे और ये रोलर्स या फिर व्हील्स को देखेंगे तो वो क्या करता है, जहां पे वो मूव हो रहा है वो टेम्पररीली जो नीचे वाली सरफेस है उसमें ऐसा एक डिप्रेशन, एक गड्ढा जैसा बना देता है। ये परमानेंटली नहीं बनाता है, थोड़ा सा बनाता है। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। In this process, the roller itself get deformed at the point of contact on the surface of the body। मतलब यहाँ से जमीन भी और ये रोलर भी थोड़ा अपना शेप चेंज कर देता है, जिसकी वजह से an inclined plane is formed on the direction of motion of the, जिस तरफ ये जा रहा होगा वहां पे एक ऐसे inclined plane फॉर्म हो जाएगा। inclined plane मतलब ऐसे ऊंचा
जैसा रास्ता बन जाता है जिस डायरेक्शन में भी वो आगे जा रहा होता है। Thus, a force is required to overcome this temporary but continuously moving inclined plane. जो हमने ये एक मूवमेंट को पॉज करके देखा है कि कैसे यहाँ पे डिप्रेशन कॉज हुआ है, बट ये कंटिन्यूसली जैसे जैसे ये आगे व्हील बढ़ते जाएगा ये धीरे धीरे ऐसे डिप्रेशन, ऐसे गड्ढे जैसे बनते जाएंगे, जिसकी वजह से इंक्लाइंड प्लेन ऐसे रास्ता बनेगा इस व्हील के आगे बढ़ने के लिए। इस व्हील को आगे बढ़ने के लिए फिर एक फोर्स लगाना पड़ता है जिसकी वजह से ये इंक्लाइंड प्लेन से ऊपर जा सकता है। इसको बोलते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। Smaller the depression formed at the point of contact of roller with the given surface, lesser is the friction। मतलब कि जितना यहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट होगा इन रोलर्स के आगे मूव करने के लिए, जितना छोटा वो डिप्रेशन होगा, जितना छोटा वो गड्ढा होगा, उतना ही लेस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा और वो जल्दी जल्दी आगे मूव होते जाएगा। Rolling friction is far less than sliding friction. So sliding friction is replaced by a rolling friction. मतलब कि अगर हम ऐसे मूव करने की कोशिश करें तो इसमें जो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा दैट इज मच मोर देन जो रोलिंग करने के टाइम पे फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारे मूवमेंट को रोकेगा। सो दैट इज वाई कई बार स्लाइडिंग फ्रिक्शन के जगह पे लोग रोलिंग फ्रिक्शन के एप्लीकेशंस रिप्लेस कर देते हैं ताकि काम आसान हो। ये ज्यादातर किया जाता है बाय यूजिंग व्हील्स लाइक दिस और बॉल बेयरिंग्स। ये कई सारी चीजों में यूज हुआ जाता है। अंदर ऐसे इसमें सिलेंडर्स होते हैं जिसकी वजह से ये व्हील और भी इजीली आगे बढ़ते रहे। Last part of today's lesson is examples of rolling friction. The first one is when a car or a bus or bicycle moves on the road, a part of its wheel and the surface of the roads get continuously deformed. जैसे ये आगे बढ़ते जाएगा तो व्हील का एक पार्ट और नीचे जो सरफेस रोड होती है उसके थोड़ा सा जो पार्ट टच में है वो कंटिन्यूसली डिफॉर्म्ड होगा, मतलब अपनी शेप चेंज करेगा। यहाँ पे ऐसे डिप्रेशंस बनते जाएंगे, इंक्लाइन प्लेन बनेगा और जिसको ओवरकम करने के लिए एक फोर्स लगना चाहिए जिसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन आता है। एंड ये व्हील जो कार में हो सकता है या बस में हो सकता है, बाइसिकल में हो सकता है, ये कंटिन्यूसली आगे मूव करता है। It is for the same reason that more force is required when the tires do not have sufficient air pressure because deformation produced is very large। मतलब कि टायर में आपको पता होगा कि हवा भरी जाती है, तो अगर ये एयर प्रेशर सफिशिएंट नहीं होता है तो डिफॉर्मेशन ज्यादा होता है। डिफॉर्मेशन ज्यादा होगा, नीचे जो शेप चेंज ज्यादा होगा तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, जिसकी वजह से मूवमेंट हमारा और डिले होता रहेगा। यही अगर इस टायर को ज्यादा इन्फ्लेट कर दिया जाए, मतलब ज्यादा एयर हमने अगर डाल दी है, उसको भी अच्छा क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि जैसे ये आगे मूव होगा तो फिर जो डिफॉर्मेशन नीचे फॉर्म होती है जिसकी वजह से इंक्लाइन प्लेन बनेगा एंड द फोर्स विल बी नीडेड टू ओवरकम दैट एंड रोलिंग फ्रिक्शन होता है, वो डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है एंड फ्रिक्शन कम हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, जैसे ये आगे होता है योर राइड इज वेरी बम्पी मतलब ऊपर जैसे ऊंची नीची आपकी व्हीकल जिसमें आप चला रहे हो जो भी, वो बहुत उछल के आगे बढ़ेगी। एंड ऐसे केसेस में जब यहाँ पे बहुत ज्यादा एयर फिल्ड होती है तो ब्रेक्स भी अप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है, एज द व्हीकल डज नॉट स्टे ऑन इट्स पाथ ड्यूरिंग द एप्लीकेशन ऑफ द ब्रेक्स। मतलब कि जो गाड़ी है वो अपने रास्ते में नहीं रहती है जब हम ब्रेक्स लगाते हैं इन दैट केस। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ ट्रेन्स। जो ट्रेन्स के ये व्हील्स होते हैं ये भी स्टील के बने होते हैं और जो पटरी होती है दैट इज द रेलवे ट्रैक, ये भी स्टील का बना होता है। इस वजह से इनके बीच में जो डिफॉर्मेशन होता है वो बहुत कम होता है एंड देयरफॉर जो इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो भी बहुत कम होता है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज चल पाती है। समथिंग सिमिलर हैपेंस इन द केस ऑफ अ सूटकेस ऑल्सो। इसमें जो छोटे व्हील्स होते हैं नीचे, इसकी वजह से रोलिंग फ्रिक्शन बहुत कम होता है और इट इज ईजी टू मूव।
अनदर एग्जाम्पल इज ऑफ रोलर स्केट्स। आपने देखा होगा इससे काफ़ी तेज़ लोग आगे मूव कर पाते हैं। क्यों मूव कर पाते हैं? इसमें भी ये टाइनी व्हील्स होते हैं एंड व्हील्स और सरफेस के बीच में जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो स्केटर्स होते हैं ये बहुत फास्ट मूव कर पाते हैं। So with this we have completed today's lesson. In the next class हम पढ़ेंगे about friction due to liquids and gases.